आज हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें ग्राफ में सबसे पहले जो चीज़ हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए वो कार्टेशियन प्लेन है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है कि दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। और इस ग्रिड के ऊपर हम पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं और इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट आपको पता है कैसे मार्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो अगर कोई पॉइंट है 2, 3, तो इसको मार्क करने के लिए सबसे पहले ये कि जो लिखा है पॉइंट, ये क्या होता है, ये असल में इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें जो पहला नंबर लिखा जाता है ब्रैकेट में वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इसी तरह से कॉमा के बाद जो सेकंड नंबर लिखा जाता है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अब इसकी प्लॉटिंग किस तरह होती है, अगर हमने 2, 3 का पॉइंट प्लॉट करना है तो फिर हमें ये करना होगा कि हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और 2 यूनिट्स का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हम राइटवर्ड जाएंगे। तो 1 और 2 यहाँ पहुंच गए। अब इसके बाद 3 यूनिट्स हमें वर्टिकल जाना है, तो 1, 2, 3 और वो पॉजिटिव है इसलिए हम वर्टिकली अबव जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 कहलाएंगे। इसी तरह से अगर कोई दूसरा पॉइंट हो -2 और -4 तो इसका मतलब होगा कि हम ओरिजिन से स्टार्ट करके नेगेटिव साइड पर 2 यूनिट्स का डिस्टेंस एक्स एक्सिस और फिर वहां से -1, -2, -3 और -4 का डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस ट्रेवल करेंगे। तो हम जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स -2, -4 होंगे। तो इस तरह हम इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन सब जगह यही होगा कि पॉइंट की प्लॉटिंग में हमें 2 नंबर्स गिवन होंगे। पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, वो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें ओरिजिन से राइट पे आना है, अगर वो नेगेटिव है तो हमें ओरिजिन से लेफ्ट पे जाना होगा। इसी तरह वाई एक्सिस का हमें कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ओरिजिन से अबव वाई एक्सिस पॉजिटिव है और ओरिजिन से बिलो वाई एक्सिस नेगेटिव है। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जिस तरह पॉइंट्स प्लॉट होते हैं उसी तरह से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर फंक्शंस भी प्लॉट होते हैं। और पॉइंट्स के बाद अब हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में सबसे पहले तो ये होता है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं जो कि नॉर्मली x और y कहलाते हैं। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। y x से किसी इक्वेशन के जरिए से कनेक्टेड होता है और x का कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है, यकीनन होगा, 1 भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है। फिर x की कुछ ना कुछ पावर भी होगी। तो ये एक जनरल फॉर्म है फंक्शन के लिए। अब इसमें x को हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं तो उससे हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं और फिर उससे हम अपने फंक्शन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो ये एक रिलेशन होगा, एक इक्वेशन होगी फंक्शन, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। x की वैल्यूज असाइन करते हुए हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में y का जो आंसर होगा वो इस इक्वेशन से जनरेट होगा। तो ये चीज फंक्शन कहलाती है। हमें इस तरह के ना फंक्शंस गिवन होंगे और इन फंक्शंस को फिर हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होगा। अब फंक्शंस में जो चीज इनको डिफरेंट बनाएगी वो x की पावर होगी। तो पावर ऑफ x क्या लिखी हुई है फंक्शन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं n को, जो कि पावर ऑफ x है, 1
सपोज कर लेता हूँ, तो आपके पास आपका जो फंक्शन होगा वो इस तरह बन जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स। जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा फंक्शन जिसका प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो जब भी x की पावर 1 है और आप उसको प्लॉट करते हैं तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आंसर में मिलेगी। नेक्स्ट ये हो सकता है कि हम n की वैल्यू 2 रखें मिसाल के तौर पर, और फिर हमारा जो ग्राफ होगा वो ax स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन तो ये है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 हो गई ना, तो उसने इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन तो बना दिया कि अब जब आपकी पावर अदर देन 1 होगी तो आपके जो ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकते, वो नॉन लीनियर होंगे। और नॉन लीनियर में जो कुछ भी बनेगा वो फिर कर्व कहलाता है। ठीक है, कर्व में आपके पास डिफरेंट इनकी शेप्स हो सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर एक शेप यहाँ पर हमें जो मिल सकती है जिसका नाम दिया वो पैराबोला हो सकता है। अच्छा, अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, इसमें हमें 3 तरह की फॉर्म्स गिवन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है कि हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म गिवन है। ये भी हो सकता है कि ये फैक्टराइज होकर हमें मिले, जिसमें x माइनस एच और x माइनस के की फॉर्म ये भी हमें मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि हमें इसमें स्क्वायर कंप्लीट होकर मिले। तो ये सारी फॉर्म्स हैं तीनों जो कि हमें मिल सकती हैं, और इन तीनों फॉर्म से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है ये तो बिल्कुल सिंपल रॉ फॉर्म है, इससे हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। ये वाली जो फॉर्म है ये हमें बताती है कि हमारा जो ग्राफ है उसके एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, यानी वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो 2 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, जो कि एक होगा h,0 और दूसरा पॉइंट होगा k,0। यहाँ पर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसी तरह ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है इसमें हमें हमारा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट वो मिल जाएगा कि वो ग्राफ मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा पॉइंट रखेगा। अच्छा, अब ये भी आपको पता है ना कि पैराबोला की 2 टाइप्स होती हैं जो कि हमें मिलती हैं। ठीक है, एक होता है ओपन अप या कप अप उसको कहते हैं, और एक होता है ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। अगर वो पॉजिटिव है तो आपके पास ओपन अप पैराबोला बनेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो आपके पास ओपन डाउन पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक हो या रेसिप्रोकल हो या स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल हो, सब जगहों पे हमें जो है ना नॉन लीनियर ग्राफ्स मिलते हैं, कर्व्स मिल रहे होते हैं। तो वो हम अभी एक एक करके देख लेंगे। तो ये बेसिक डिवीजन है फंक्शंस की कि अगर आपके पास x की पावर 1 हो तो लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और अगर अदर देन 1 होगी तो फिर आपको हमेशा एक कर्व मिलेगा, और उस कर्व में पैराबोला की ज्यादा डिटेल्स जो है ना वो हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ये चीज जो है ना हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में इंक्लूडेड है। बाकी इसके अलावा जो भी कर्व्स होंगे उसके लिए आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, उन पॉइंट्स की मदद से बस आपने उनको प्लॉट करना होगा। सबसे पहले हम फंक्शंस एंड ग्राफ्स में लीनियर फंक्शंस देखते हैं, और लीनियर ग्राफ्स ज़ाहिर ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स होंगे, लीनियर फंक्शंस के बनेंगे। लीनियर ग्राफ में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c।
अच्छा, हम जिस फॉर्म में इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे वो थी y इज इक्वल टू ए एक्स। तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x था ना वो इसी ग्रेडियंट को ही शो कर रहा था। बाकी ये कि अगर ए एक्स के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के जीरो लिखा हुआ है। जीरो लिखा होने का मतलब है कि इसका y इंटरसेप्ट जीरो होगा। y इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब ये होगा कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से पास हो जाएगी। और अगर इसकी जगह कोई नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो फिर आपकी लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से कट करती हुई पास हो जाएगी। और अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो आपकी लाइन नेगेटिव साइड ऑफ वाई पर किसी वैल्यू से उसको इंटरसेक्ट करेगी और फिर पास हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये जो नंबर ऐड होता है यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये हमारी इसी लाइन को थोड़ा सा अबव ले जाता है जो भी नंबर की वैल्यू होगी, और अगर सब्ट्रैक्ट कुछ होता है तो ये ओरिजिन से उसको डाउनवर्ड ले जाएगा। The gradient of the line usually represented by m is given by m is equal to vertical change divided by horizontal change or rise upon run, या अगर हमें दो पॉइंट्स इसके पता हो तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना मुख्तलिफ लाइंस बनी हुई हैं और हमें इसमें ग्रेडियंट, y इंटरसेप्ट और इक्वेशन ऑफ द लाइन वो बतानी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लाइन ए को देखें, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसकी जो इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो y इज इक्वल टू सम नंबर होती है। ये लाइन y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है ना, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू 3 बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें लाइन सी की, ये वाली लाइन की, तो इस लाइन ने y एक्सिस को कट किया 2 पर, तो इसका मतलब है इसका y इंटरसेप्ट 2 हो जाएगा। और इसका ग्रेडियंट अगर हम फाइंड करें डायरेक्टली ग्राफ को देख के, तो ग्रेडियंट कितना होगा? ग्रेडियंट निकालने के लिए एक तो आप ये कर सकते हैं ना कि आप इस लाइन के कोई से दो पॉइंट्स ले लें। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ये कंसिडर कर लें 0 2, एक पॉइंट ये कंसिडर कर लें -4 0 और 0 2। इससे आप इसका ग्रेडियंट निकाल लें, उससे भी आ जाएगा। एक ये कि अगर आपके पास प्लॉट है ना तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट पर इसने वाई एक्सिस को कट किया वहां से अगर आप 1 यूनिट और फिर 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल आते हैं तो आप देखिए इस 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट में हम देखते हैं कि लाइन वर्टिकली कितना अबव गई अपने स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले में, तो ये वर्टिकली 1 यूनिट अबव गई। तो ग्रेडियंट ये होता है कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज या राइज अपॉन रन। तो राइज है इसमें 1 का और रन है इसमें 2 का, या हॉरिजॉन्टल चेंज 2 का है। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इसके लिए हो गया 1/2 टाइम्स x और प्लस c यहाँ पर 2 हो गया, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x प्लस 2 बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम लाइन सी की बात करें, सी तो हम कर चुके हैं, अब हम बी की बात करते हैं। ये जो लाइन बी है, इसमें लाइन बी जो है इसमें सबसे पहले हम इसका y इंटरसेप्ट देखते हैं, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। और अगर हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करना चाहें इसके प्लॉट से, तो 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाने में ये लाइन 1 यूनिट वर्टिकली राइज हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल चेंज भी 1 है, वर्टिकल चेंज भी 1 है। तो इसकी इक्वेशन, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो 1/1 यानी 1 हो जाएगा और ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 टाइम्स x प्लस 0। तो प्लस 0 हम नहीं लिखते, तो ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू x बन जाएगी। लास्ट हम देखते हैं d के लिए। d ने y एक्सिस को कट किया 1 पर, तो इसका मतलब है इसके c के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसका ग्रेडियंट देखते हैं। ग्रेडियंट में y एक्सिस पे जहां इसने कट किया वहां से मैं 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल आता हूँ, फिर एक और 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल आता हूँ, तो 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल आने में हमने देखा कि ये 1 यूनिट डाउनवर्ड जा रही है। तो 1 यूनिट डाउनवर्ड का मतलब है कि ये -1 का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अब इसके लिए अगर हम इसका ग्रेडियंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज इज -1
हॉरिजॉन्टल चेंज इज 2, तो m की वैल्यू यहाँ पर आपके पास m इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगी। अब इससे हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। इससे जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो y इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स x प्लस 1, ये लाइन डी की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिस थी कि अगर हमें लाइन और उसकी इक्वेशन और उसकी डिटेल्स का पता हो तो प्लॉट देखकर भी हम सिंपली उसकी पूरी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, और ग्रेडियंट हम पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, वो तो बहुत आसान होते हैं। लाइन के कोई से 2 पॉइंट लेके उसका ग्रेडियंट निकाल लें, और इवन प्लॉट से भी हम उसका ग्रेडियंट फाइंड करके उसके ग्रेडियंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखिए अब हम डिफरेंट टाइप्स के ना ग्राफ्स को देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टाइम्स x रेज टू n। इसमें सबसे पहला जो ग्राफ है, इसमें आपने n की वैल्यू 1 रखी है, यानी x की मैक्सिमम पावर 1। तो आपके पास जो प्लॉट बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट बन रहा होगा, लीनियर ग्राफ बन रहा होगा। अब लीनियर ग्राफ में यहाँ पर a की वजह से ना 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपके पास a पॉजिटिव है और a यहाँ पर जाहिर है कि आपके ग्रेडियंट को शो कर रहा है, अगर आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो लाइन जो है ना वो इस तरह इंक्लाइंड होगी कि उसका एंगल पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से 0 to 90 के बिटवीन रहेगा, यानी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसके इन बिटवीन ये इंक्लाइंड होगी। और अगर आपका ग्रेडियंट नेगेटिव है, यहाँ अगेन ए ग्रेडियंट को शो कर रहा है, तो आपकी जो लाइन होगी वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से इस तरह इंक्लाइंड होगी कि ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो वो हमेशा 0 to 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी। सेकंड केस, यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने n की वैल्यू जो x की पावर है उसको 2 पुट कर लिया, तो अब अदर देन 1 के लिए सारे ग्राफ नॉन लीनियर बनेंगे। स्क्वायर आएगा तो आपके पास कर्व बनेगा, और ये जो कर्व है इसका एक खास नाम है, इसको पैराबोला कहते हैं। तो यहाँ पर पैराबोला बनेगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे अगेन यहाँ पर फर्क पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आपका जो पैराबोला होगा ये ओपन अप होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ओपन डाउन होगा, डाउनवर्ड्स ओपन होगा। ठीक है, ये 2 इसमें केसेस हो गए। और सिंस ए एक्स स्क्वायर के अंदर और कोई टर्म ऐड नहीं हो रही या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो ये दोनों पैराबोलास फिलहाल ओरिजिन से पास हो रहे हैं। पहले पैराबोला के लिए मिनिमम पॉइंट ओरिजिन है, क्योंकि ओपन अप में ना हमेशा मिनिमम पॉइंट होता है, और दूसरा जो पैराबोला है उसमें ओपन डाउनवर्ड्स है, तो उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है वो यहाँ पर ओरिजिन है। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस में क्या हुआ है कि आपके पास n की पावर 3 सेट हो गई, तो अब आपके पास इस तरह का कर्व बनेगा जो कि क्यूबिक फंक्शन का कर्व कहलाता है। ये इस तरह से है कि समझे तकरीबन आधा जो है ना ये पैराबोला बनता है, और उसके बाद ये दोबारा राइज होने के बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में ना ओपन डाउनवर्ड पैराबोला की तरह ये डाउनवर्ड चला जाता है। और ये वाला कर्व बनता है जब आपके एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। अगर इसको नेगेटिव करना है तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, ओरिजिन तक आएगा ओपन अपवर्ड पैराबोला की तरह, और ओरिजिन के बाद ओपन डाउनवर्ड पैराबोला की तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, तो ये वाले जो 2 केसेस हैं ये आपके क्यूबिक फंक्शन के अंदर आपको मिलेंगे। अगेन ए एक्स क्यूब में यहाँ पर कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो आपके पास जो भी आपका कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब अच्छा जी, अब लास्ट 3 केसेस हैं। इसमें पहला है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने -1 सेट की हुई है, तो ओरिजिनली ये यूं बनेगा y इज इक्वल टू a टाइम्स x रेज टू -1,
और उस x को जब हम डिनोमिनेटर में मूव कर देंगे तो y इज इक्वल टू a टाइम्स 1/x या a अपॉन x, ये फंक्शन बन जाएगा। a अगर पॉजिटिव है तो क्यूबिक फंक्शन की तरह आपका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, और शेप इस तरह की होगी। ये जो आपका ग्राफ है ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। और अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ 1/x नेगेटिव है तो क्यूबिक फंक्शन की तरह ये भी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो रहा होगा। ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है जिसमें x की पावर डिनोमिनेटर में 1 है। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 2 हो जाए, जिसका मतलब है कि हमने n की पावर को n की वैल्यू को -2 सेट किया हुआ है, तो ओरिजिनली ग्राफ आपके पास ये होगा फंक्शन, और x को डिनोमिनेटर में ले जाके फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर a पॉजिटिव है तो आपके पास दोनों फर्स्ट और सेकंड अबव x एक्सिस आपका ग्राफ बनेगा, और अगर a नेगेटिव है तो आपका जो प्लॉट होगा वो यानी नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस या बिलो x एक्सिस प्लॉट हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x ही किसी नंबर की पावर में शो हो रहा होता है, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे n का काम नहीं होता। तो a अगर ग्रेटर देन 1 है तो इस तरह का प्लॉट बनेगा जिसमें पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे ये राइज होता रहेगा और नेगेटिव साइड पे x एक्सिस को अप्रोच करेगा। अप्रोच करने का मतलब है कि उससे नियरर होता जाएगा लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा। और अगर a 1 से लेस और 0 से ग्रेटर यानी बिटवीन 0 to 1 है तो फिर आपके पास जो ग्राफ की शेप होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह का फिर आपके पास ग्राफ बनेगा जो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे राइज होता रहेगा, एक्सपोनेंशियली राइज होगा, और पॉजिटिव साइड के ऊपर वो x एक्सिस को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये हमने शुरू में भी थोड़े से देखे थे, अभी इसको और डिटेल में देखते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो तीन में से कोई एक फॉर्म आपको मिल सकती है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है जिसमें वो सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। ये आपकी सेकंड फॉर्म है जिसमें कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म आपको मिलेगी, क्योंकि उससे फिर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम सिंपल फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हम उसे फैक्टराइज फॉर्म में लेकर आ जाते हैं क्योंकि उससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म हो तो इसमें जो पी क्यू से पॉइंट बनता है ये हमारे लिए मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बता देता है। और अगर आपके पास कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म नहीं है बल्कि फैक्टराइज्ड फॉर्म है तो आपके पास h0 और k0 ये दो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट्स को शो कर देते हैं कि आपके पास ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया हुआ होगा। फिर इसी तरह से एच और के की मदद से ना हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ किस तरह बनती है कि आप इन दोनों को एवरेज करें और यही जो h प्लस के होता है ये p के भी इक्वल होता है, यानी इन दोनों का एवरेज जो होता है वो आपके मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी बन जाता है। और जब आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है इस तरह से, तो आप इसको अपनी इक्वेशन में पुट करके मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, द क्वाड्रेटिक ग्राफ हैज अ मिनिमम पॉइंट इस तरह से, और अगर वो नेगेटिव है तो वो ओपन डाउनवर्ड्स होगा, फिर उसके अंदर एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन ये वाली फॉर्म में है जिसमें स्क्वायर कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब होगा कि इसका मिनिमम पॉइंट पी क्यू पर होगा। इसी तरह अगर आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हुआ है लेकिन आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव बनेगा या इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड्स होगा और आपका मैक्सिमम पॉइंट आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने इसके
एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो फिर आपको वाई को 0 पुट करना होगा। जाहिर है जहां भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ना ये ग्राफ, उन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो आप वाई 0 पुट करें, आपको किसी भी ग्राफ के एक्स इंटरसेप्ट पता चल जाते हैं। अगर आपने किसी ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट पता करना है तो फिर आपको एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे लाई करने वाला हर पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। नेक्स्ट ये है कि टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट अ गिवन पॉइंट, ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पॉइंट एंड कैलकुलेट इट्स ग्रेडियंट। तो अगर आपने किसी भी गिवन पॉइंट पर किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ग्राफ से मुराद जो है ना वो कर्व है, तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है इससे मुराद है कि आपके पास कोई कर्व है जिसके किसी खास पॉइंट पे आप उसका ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई ग्राफ कर्व होगा ना, तो कर्व का मतलब ये होगा कि उसका ग्रेडियंट फिक्स नहीं है और हर पॉइंट पर उसका ग्राफ उसका जो ग्रेडियंट है वो चेंज होता जाएगा। अब उसका कोई एक जनरल ग्रेडियंट नहीं बताया जा सकता। हाँ, ये किया जा सकता है कि किसी गिवन पॉइंट पर हम उसका ग्रेडियंट बताने की कोशिश करें, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट बताना है तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट एक लाइन होगी, उस लाइन का फिर आप ग्रेडियंट निकालेंगे। वो जो लाइन का ग्रेडियंट होगा वही ग्राफ का या कर्व का ग्रेडियंट बनेगा एट दैट गिवन पॉइंट। तो अगर आपके पास कोई लाइन है जो किसी कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है तो वो उसका टेंजेंट होगा। अच्छा, इसी तरह से एक और इंफॉर्मेशन ये है कि द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस फॉर्म, जो कि पैराबोला की फॉर्म है, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा। इसी तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ग्राफ, जिसमें आपके पास फैक्टर्स बने हुए होते हैं, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू h प्लस k अपॉन 2, यानी जो भी दो x इंटरसेप्ट्स हैं उनका एवरेज करके जो वैल्यू आएगी वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वर्टिकल लाइन। अच्छा, ग्राफ स्केच कैसे करते हैं? तो स्केच लीनियर ग्राफ विद इक्वेशन सच एज y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी आपके पास ये वाली इक्वेशन है जिसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक तरीका ये है कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ ड्रॉ करें और फिर c यूनिट्स उसको अपवर्ड शिफ्ट कर दें, या आप सिंपली ये करें कि दो पॉइंट्स लें और उसके बाद उसको उस पर प्लॉट कर दें। इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का ग्राफ है तो पहले आप y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लें और फिर b यूनिट्स उसको अपवर्ड शिफ्ट कर लें। इस तरह भी ये ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। Simultaneous equations can be solved by drawing the graphs of equations and reading the coordinates of the points of intersection. आपने क्या करना है कि अगर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उन इक्वेशंस के ग्राफ्स ड्रॉ करना है और फिर देखें कि आपके जो दोनों ग्राफ्स हैं वो कहाँ कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स, और अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं तो हम उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को रीड करना चाह रहे होते हैं, वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं या वो हमारे आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो दो ग्राफ्स हैं या दो इक्वेशंस हैं, एक तो उनको एल्जेब्रिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि हम उनको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। और ग्राफ से अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उन दोनों की इक्वेशंस, उनके ग्राफ हमें चाहिए होंगे और फिर उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालने होंगे। तो मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। अब ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये एक पैराबोला होगा और एक कर्व बनेगा इसमें, और उसके बाद हमें सॉल्यूशंस चाहिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 1 से इक्वेट कर दें। x प्लस 1 से इक्वेट करने के लिए ओरिजिनली ग्राफ में ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 y से इक्वेट हुआ है,
तो इसका मतलब ये होगा कि इस y को हमें x+1 से इक्वेट करना होगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन कर्व की है, एक इक्वेशन y इज इक्वल टू x+1 की है। अब देखें y इज इक्वल टू x² + 1, ये एक पैराबोला का ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू x+1, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। अब इनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन दोनों ने कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो एक पॉइंट ये बन रहा है और एक पॉइंट ये बन रहा है। जो ये वाला पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 है, इसमें x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस हैं उनकी वैल्यू 0 और 1 आपके पास आ जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि द टेबल बिलो गिव्स सम वैल्यूज ऑफ x एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसमें हमें कोई कर्व की इक्वेशन गिवन होती है, टेबल बना हुआ होता है और कोई एक या दो वैल्यूज उसमें मिसिंग होती हैं। अब यहाँ पर 1 के अगेंस्ट में और 3 के अगेंस्ट में y की वैल्यू मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करनी है, y की वैल्यू निकालनी है, वो आपकी p की वैल्यू होगी। फिर आपने x की वैल्यू 3 इसमें पुट करनी है और उससे y का आंसर निकालना है, वो आपके q का आंसर होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एक्सेस -2 to 4। ठीक है, ये अब हमें एक एक्सेस यहाँ पर बनाना है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, यूजिंग योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू, बल्कि अब क्या करना है, ऑन योर एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उसके ऊपर प्लॉट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ना ग्राफ बनेगा जब हम गिवन स्केल के मुताबिक और गिवन पॉइंट्स के मुताबिक जो है ना हम उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें करना क्या है। कह रहे हैं कि यूजिंग योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पूरी इस तरह से। तो y इज इक्वल टू 3 पर x की वैल्यूज चेक करने के लिए हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू 3 की लाइन ने इस ग्राफ को कहाँ कहाँ कट किया। तो और ये 3 पॉइंट्स पे इसने कट किया है। इन तीनों पे जो x की वैल्यू है ना वो हम ले लेंगे। तो एक वैल्यू तो 2.75 करके आ रही है, एक पॉइंट 0.5 आ रहा है और एक पॉइंट मेरे ख्याल में -2.25 ऐसे करके आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखें ये वाला पॉइंट है जहां x की वैल्यू 2 आ रही है आपके पास। अब आपने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट पे अपने स्केल को इस तरह सेट करेंगे कि वो तकरीबन बस इस एक पॉइंट पर कर्व को टच करें और इसके अलावा टच ना करें। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये इस तरह से ड्रॉ हो रही होगी, ये आपकी लाइन बन जाएगी जो कि x इज इक्वल टू 2 पर टेंजेंट है। वरना एक आसान तरीका ये कि आप यहाँ से एक पॉइंट कंसिडर करें, एक कोई और पॉइंट कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल ये वाला, और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लें। तो अगर हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये बन रहा है 3,6 और ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है 6,0। तो 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट में y एक्सिस पे 2 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। 1 यूनिट अगर हम हॉरिजॉन्टल गए थे
तो हमें वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स का चेंज बन रहा था क्योंकि स्केल इस तरह से ड्रॉ हुआ है। और दूसरा तरीका ये कि जैसे हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए 3, 6 और 6, 0, इससे भी इसका ग्रेडियंट निकाला जा सकता है। तो अगर मैं इससे इसका ग्रेडियंट निकालूं तो 6 माइनस 0 और 3 माइनस 6, तो आपके पास 6 अपॉन माइनस 3 से इसका ग्रेडियंट -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इस टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड किया और यही ग्रेडियंट उस कर्व का होगा इस पॉइंट 2 के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद है ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ दिस लाइन। x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू 4 तक के लिए आपको 8 - 2x को ड्रॉ करना है। अगर हम x की वैल्यू इसमें -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट्स बन गए, -1 10, -1 10 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 4, 0। इन 2 पॉइंट्स के जरिए से अब हम लाइन को प्लॉट करते हैं। देखें, -1 और 10 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और इसी तरह से 4, 0 ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इन 2 पॉइंट्स को हम अलाइन करते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जितनी भी हमारी ग्रिड है उसके ऊपर। ठीक है, ये दोनों अलाइन हो गए और ये मैंने एक लाइन इस ग्रिड पे ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये अब तकरीबन उसके पैरेलल ही है। फिर क्या करना है हमें, राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई द क्यूबिक इक्वेशन व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज ऑफ x at which the points where the two graphs intersect। अगर हमें सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन लिखनी है तो ये काम हम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं। हमारा जो ग्राफ है ना वो है y = x टाइम्स 2 + x और 3 - x। अच्छा, जो लाइन अभी हमने प्लॉट की है इसमें है y = 8 - 2x। हमें क्या करना है, राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई द क्यूबिक इक्वेशन which is satisfied by the values of x at the points where the two graphs intersect। अगर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों की जो y की वैल्यू होगी ना वो सेम होगी, और जब दोनों के y की वैल्यू सेम होगी तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों के y's को आपस में इक्वेट कर दें। ये इक्वेट होते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अब हम ये करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + x², ये मैंने x को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फर्दर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x - 2x² + 3x² - x³ और यहाँ पर 8 - 2x लिखा हुआ है। अब मैं सारी टर्म्स को इस तरफ ले आता हूँ तो x³ और -x² - 6x + 8 प्लस ये नहीं चेंज होगा, ये -2x = 0। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बनेगी x³ - x² - 8x + 8 = 0। ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई करेगी x की उन वैल्यूज को जो कि इन दोनों ग्राफ्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अगर हम चेक करना चाहें तो देखें, ये जो लाइन थी इसने एक तो यहाँ पर कट किया ग्राफ को और x की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरा इसने यहाँ पर कट किया, यहाँ पर x की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.8 आ रही है। तो ये जो दो वैल्यूज है ना x की 2.8 और 1, ये अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये उन दोनों वैल्यूज से सेटिस्फाई होगा। मिसाल के तौर पर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 8 × 1 = 8 + 8
तो 1 माइनस 1 0, माइनस 8 प्लस 8 0, ये 0 और राइट हैंड साइड पे भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम 2.8 को या जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो लेकर यहाँ पुट करेंगे और उसको चेक करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट